हेलो स्टूडेंट्स, अक्षर ज्ञान मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का था भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें हम लोग भारत संसाधन के महत्व को हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा भाग था उसका भूमि संसाधन, तो उसको भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें क्या है, जल संसाधन। ठीक है, तो अब हम जल संसाधन को पढ़ने जा रहे हैं। तो जल संसाधन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो जल संसाधन का हमें उपयोग क्या है। ठीक है, जल का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो कहा भी गया है कि जल ही जीवन है, जल को ही जीवन माना गया है। इतना ज्यादा उपयोगी है हमारे जीवन में। जल की उपयोग की सूची काफी लंबी है। जल का उपयोग हम पेयजल के रूप में करते हैं, घरेलू कार्यों में करते हैं, सिंचाई में करते हैं जिससे हमें भोजन का निर्माण होता है। उसके बाद उद्योग में करते हैं, जन स्वास्थ्य कार्यों में करते हैं, स्वच्छता में करते हैं, मलमूत्र विसर्जन आदि कार्यों के लिए जल का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, इसके अलावे जल का और भी उपयोग है क्या, विद्युत निर्माण करते हैं, परमाणु संयंत्र शीतलन में हम जल का उपयोग करते हैं, मत्स्य पालन में करते हैं, जल कृषि वानिकी में करते हैं। उसके बाद जल कीड़ा जैसे कार्यों के लिए भी जल का महत्वपूर्ण उपयोग है। ठीक है, तो अब जल क्या है। जल एक नवीकरणीय योग संसाधन है। कौन सा संसाधन है जल? नवीकरणीय योग संसाधन है। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% भाग प्रतिशत जल अलवणीय है, जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। यूं तो जल हमारे पास पृथ्वी पे 2/3 भाग में है, लेकिन उसका उपयोग लेकिन हमारे उपयोग करने लायक कितना परसेंट जल है? 2.5% जल है। 96.5% जल क्या है? लवणीय है, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पृथ्वी पर हमारे लिए जल का स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर हमारे लिए जल का स्रोत में पहले क्या हो गया, जो भूपृष्ठीय जल। वैसा जल जो पृथ्वी के ऊपर में पाया जाता है, भूपृष्ठ पे पाया जाता है, भूमि के ऊपर में पाया जाता है, वो हो गया भूपृष्ठीय जल। उसके बाद हो गया भूमिगत जल। वैसा जल जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, जिसको हम नलकूप के द्वारा या कुआं के द्वारा निकालते हैं। ठीक है, वो हो गया भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर में पाया जाता हो। उसके बाद हो गया वायुमंडलीय जल। जल तो वायुमंडलीय जल कहने का मतलब वो जल हो गया जो वाष्प के रूप में वायुमंडल में है और वर्षा होकर के हमारे धरती पे आता है। क्या हो गया वो? वायुमंडलीय जल हो गया। और दूसरा और अगला क्या है? महासागरीय जल, तो महासागर या समुद्र में जल पाया जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, भारत में विश्व की 16% आबादी निवास करती है। भारत में टोटल विश्व का 16% जल आबादी निवास करते हैं, लेकिन हमारे पास विश्व का सिर्फ 4% जल ही पीने लायक है। ठीक है, पीने लायक जल कितना है? सिर्फ 4% है। और आबादी कितना है? 16% विश्व की आबादी है हमारे पास। तो ये क्या करता है, आबादी इतना ज्यादा जल संकट को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब अगला है हमारे पास पॉइंट, जो प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से 99% तक जल का अंश विद्यमान रहता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, जो प्राणियों में कितने परसेंट जल पाया जाता है, कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 65% जल प्राणियों में पाया जाता है और पौधों में 65 से 99% तक जल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से निर्माण होता है। तो भारत में भी जितना भी विद्युत का निर्माण हो रहा है, उसमें से जल विद्युत का भाग कितना है? पार्टिसिपेशन कितना है? 22%। कितना है? 22%। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम, जल सतह पर उपलब्ध है और भूमि के अंदर भी उपलब्ध है। भूमिगत जल प्राप्त करने के लिए हमें कुआं या नलकूप का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, हमारे देश में जल के प्रमुख स्रोत वर्षा है, झरना है, नदी है, हिमनद, मतलब जो बर्फ है, हिमालय क्षेत्र में जो बर्फ है वो उसको हिमनद बोलते हैं। कुआं है, तालाब है, झोल है, नलकूप है, इत्यादि है। ठीक है, अब अगला है हमारे पास, वर्तमान समय में जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकी है। वर्तमान समय में जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकी है, जिससे हमारा भौतिक पर्यावरण बिगड़ रहा है और मानव जीवन के लिए भी यह एक गंभीर समस्या है।
ग्लेशियर गर्मी में पिघलकर नदियों को जल प्रदान करता है। जो हिमालय क्षेत्र में जो ग्लेशियर है, वो गर्मियों में पिघलकर हमारे पास जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है, इन सब में अ, जल का जल प्रदान करती है। भारत में इसका क्षेत्र उच्च हिमालय है। हिमालय की चोटियाँ हिमाच्छादित हैं, जिसमें पूरा बर्फ से ढका हुआ है और वही बर्फ पिघलकर नदियों में जल की पूर्ति करता है। भारत में कई प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जैसे दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना, चंबल परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना तथा सोन परियोजना। सतलज नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का दूसरा सर्वोच्च परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। ठीक है। उसके बाद बिहार में नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है? कोसी नदी परियोजना और सोन परियोजना, ये दो कहाँ है? बिहार में है। अब देखते हैं हम नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है। इसको हम बोलते हैं नदी घाटी परियोजना भी बोलते हैं। तो नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधा प्राप्त की जाती है। मतलब बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नदी में बांध बनाकर नदी में बांध बनाया जाता है और उससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जैसे बाढ़ को रोकना, ऊर्जा प्राप्त करना, सिंचाई करना, पर्यटन स्थलों का विकास करना, उसके बाद मत्स्य पालन करना। उसे ही क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी परियोजना बोलते हैं। नदी घाटी योजना का प्राथमिक उद्देश्य होता है किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल और थल का मानव हितार्थपूर्ण उपयोग, मतलब मानव के हित में जल का भी उपयोग करना और जो थल है उसका भी उपयोग करना। ठीक है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था? ये कितने बार ही ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में ये पूछा जा चुका है। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को भारत आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब हम देखते हैं जो बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी परियोजना से क्या-क्या लाभ है, ठीक है? तो सबसे पहला लाभ क्या हो जाता है हमारे लिए? पानी को नियंत्रित करता है, जिसके कारण ये बाढ़ का भी रोकथाम करता है। नदियों द्वारा जलमार्ग की सुविधा प्राप्त करता है, वहाँ से पानी को बहुत सारे दिशाओं में मोड़ा जाता है और विभिन्न जहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अलग से नहर बना करके नदियों को पानियों की पूर्ति की जाती है। बड़े बांधों का निर्माण तथा उसके द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है, वहां से हमें विद्युत ऊर्जा का भी निर्माण किया जाता है। बांधों द्वारा संचित जल से भूसंचन के साधन उपलब्ध करना, वहां पे बांधों के द्वारा जो जल संचित किया जाता है उसके कारण क्या होता है? हमारे भूमि में भी जल का संचयन होता है। पानी के नियंत्रण से भूमि के कटाव को रोकना, मतलब मृदा मृदा का संरक्षण भी होता है, क्योंकि वहाँ पे पानी को कंट्रोल किया जाता है, जिसके कारण बाढ़ बाढ़ न आने के कारण भूमि का कटाव भी नहीं हो पाता और हमारे पास भूमि संरक्षण होता है। मत्स्य उत्पादन होता है, यातायात का प्रबंधन होता है, पुनः बिजली द्वारा संचालित उद्योग का निर्माण होता है, जो विद्युत ऊर्जा से चलता है, सिंचाई का प्रबंध होता है, पर्यावरण की रक्षा होती है, भू संरक्षण और पालन मत्स्य पालन का विकास होता है। अब देखते हैं हमारे पास जल संकट क्या है। तो जल संकट उद्देश्य जनित जल की अनुपलब्धता, मतलब उपयोगी जल की कमी को ही हम जल संकट कहते हैं। ठीक है। उपयोग योग्य जो भी जल होता है उसकी कमी को हम जल संकट कहते हैं, मतलब उद्देश्य जनित जल की अनुपलब्धता को हम जल संकट कहते हैं। पृथ्वी पर विशाल महासागर होने एवं नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद जल दुर्बलता एक जटिल समस्या है। पृथ्वी पे यूँ तो 2/3 भाग में जल है, लेकिन हमारे पास उपयोगी जल न होने के कारण और जल का अति दोहन होने के कारण हमारे पास जल संकट उत्पन्न होता है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पटल पर सूखा, ग्रस्त या अनावृष्टि का चित्र उपस्थित होने लगता है। ठीक है। अब जो हमारे पास भारत की नदियों का जल भी जो प्रदूषित हो रहा है, उसका क्या-क्या कारण है, वो कारण हम देखने वाले हैं।
तो शहरों में बढ़ती आबादी और जीवन शैली, शहर में आबादी जिस तरह से बढ़ रही है और उसका जो जीवन शैली नदियों के प्रति जो खराब है, उसके कारण भी क्या होती है, नदियों के जल का प्रदूषण होता है। वाहित मल जल का नदियों में निस्तारण, मल जल का भी नदी में ही हम निस्तारण कर देते हैं, जिसके कारण नदी का जल क्या होता है, प्रदूषण हो जाता है। धार्मिक अनुष्ठान एवं अंधविश्वास के कारण भी क्या होता है, नदी का जल प्रदूषण होता है। औद्योगिक औद्योगिक अनावृष्टि और नदियों में निस्तारण, क्या होता है, औद्योगिक जो भी अपशिष्ट होता है उसको हम नदी में फेंक देते हैं, ये भी जल प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। और शवों का विसर्जन, ठीक है। अब हम देखते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद, जब दो राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे को लेकर जो विवाद उत्पन्न होता है उसे ही अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि अत्यधिक मात्रा में जल का दोहन करना और उसका उचित प्रबंधन ना करना, जिसके कारण अंतर्राज्यीय जल विवाद उत्पन्न होता है। ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं जो इस पीपीटी को लेना, तो आप लोगों को इस नंबर पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को यूं पीपीटी मिल जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं और इसके क्या उपाय है। तो यहाँ पे हम जल संरक्षण भी पढ़ लेंगे, ये टॉपिक भी है हमारे बुक का, और इसके साथ साथ ये हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें दोनों यहीं पे कवर हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन लिखना है, जिसके कारण एक भी जिसमें हमें एक भी मार्क्स कट नहीं होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो जल की अपर्याप्तता को बनाए रखना, जल की पर्याप्तता को बनाए रखना और जल को प्रदूषित होने से बचाना तथा वर्षा ऋतु में निरुद्देश्य बहने वाले जल को सुरक्षित करना ही जल संरक्षण कहलाता है। मतलब जल के को प्रदूषित होने से बचाना, जल की पर्याप्तता या जल की उपलब्धता को बनाए रखना और निरुद्देश्य जो मतलब बिना कोई उद्देश्य का वर्षा जल जो बह के बाहर चला जाता है, उसका हम उपयोग करना ही क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। ठीक है। अब इसके कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। क्या क्या है। पहला है भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। भूमिगत जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल स्रोत है। आज इसका कई प्रकार से दोहन भी हो रहा है, जिसमें भूमिगत जल के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है, अतः इसकी पुनः पूर्ति आवश्यक है। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद का उपयोग करना, वेटलैंड का संरक्षण करना, वर्षा जल का संचयन एवं मल जल शोधन पुनः चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी हो सकते हैं हमें किसमें, भूमि जल के पुनः पूर्ति करने में। ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास जल संभरण प्रबंधन। संभर प्रबंधन क्या है। जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान, कृषि, वानिकी, जल कृषि, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इससे पेयजल की आपूर्ति भी की जा सकती है। इसके प्रबंधन की छोटी इकाइयों पर लागू करके, इसके प्रबंधन को छोटी इकाइयों पर भी लागू करके हम इसे अ, इसकी आवश्यकता ले सकते हैं। इसके लिए जलाशयों, नहरों इत्यादि का निर्माण करना होगा हमें। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास तकनीकी का विकास। तकनीकी का विकास से तात्पर्य है ऐसे उपकरण से हैं जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अत्यधिक लाभ लिया जाए, जिसमें जल का कम से कम उपयोग करके अत्यधिक लाभ लिया जाए। जैसे ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है, जो हम पूरे खेत को ना सिंचाई करके हम सिर्फ पौधे के जड़ में जाके सिंचाई सिंचाई करें, जिससे हमें ज्यादा जल की खपत नहीं होगी। लिफ्ट सिंचाई है, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई है, सीढ़ीनुमा खेती है, इस सब से क्या होगा, जल का बचाव होगा। अब यहाँ पे है भूमिगत जल का 22% भाग वर्षा जल से ही पूरा हो जाता है। क्या होता है, भूमिगत जल का 22% भाग वर्षा जल से ही पूरा हो जाता है। मेघालय स्थित चेरापूंजी और मौसिनराम में विश्व का सर्वाधिक वर्षा होती है, जहाँ पेय जल संकट का निवारण 25% छत जल संग्रहण से ही हो जाता है। वहाँ मेघालय के चेरापूंजी और मासिनराम में सब विश्व के सबसे ज्यादा वर्षा वहाँ पे होता है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, छत पे ही वर्षा जल को संग्रहण करते हैं और उससे उसको ही वो लोग पेयजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मानव जल वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है।
इसके संग्रहण एवं पुनः चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। तो वर्षा जल का मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। यह प्रकृति का अनमोल उपहार है, जो कृषि, घरेलू उपयोग, उद्योग और पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है। मानव जीवन में वर्षा जल की भूमिका क्या है? तो मानव जीवन वर्षा जल की भूमिका है पेयजल स्रोत, जैसे पेयजल के रूप में, कृषि में उपयोग है, भूजल निर्भर, यह भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। पारिस्थितिकी संतुलन, नदियों, झीलों और तालाबों को भरने में सहायक होता है, जो जैव विविधता को बनाए रखता है, फूड चेन को बनाए रखता है और इसके बनाने और अगला है औद्योगिक उपयोग। पानी का औद्योगिक उपयोग भी है, जिसमें हम उद्योग में पानी की आपूर्ति वर्षा जिसमें वर्षा जल का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास ऊर्जा उत्पादन। जल विद्युत परियोजना के लिए जल उपलब्ध कराता है। विद्युत परियोजना जिससे हम विद्युत का निर्माण करते हैं, उसमें भी वर्षा जल क्या करते हैं, नदियों में आता है और विद्युत परियोजना का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं जो वर्षा जल संग्रहण की विधियां। तो वर्षा जल संग्रहण की विधियां में हम सबसे पहले देखेंगे छत जल संग्रहण प्रणाली। इसमें क्या किया जाता है, जो भवन के ऊपर में छत पे जल को संग्रहित किया जाता है और उसको पाइपों के माध्यम से इकट्ठा करके उसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गई हमारे छत जल संग्रहण प्रणाली। उसके बाद देखते हैं भूमिगत टैंक। भूमिगत टैंक में क्या होता है, जो वर्षा जल को जमीन के अंदर एक टैंक बना करके उसमें संग्रहित किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है और जब सूखे के समय में इसका उपयोग किया जाता है। अगला हो गया हमारे पास नहर एवं तालाब निर्माण। नहर एवं तालाब निर्माण से क्या होता है, वर्षा का जल उसमें संग्रहित हो जाते हैं और हम उसका उपयोग कर लेते हैं। अगला है बांध और जलाशय का निर्माण। बड़े पैमाने पर वर्षा जल को रोकने और संग्रहित करने के लिए बांध और जलाशय का बनाए जाना एक जल संरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य है। वर्षा जल के पुनः चक्रण की विधियां। अब हम पढ़ेंगे वर्षा जल को का पुनः चक्रण या पुनः उपयोग की विधियां। तो भूजल पुनर्भरण, भूमिगत जल जो हम निकालते हैं उसका पुनर्भरण एक पहला उपाय है। वर्षा जल को जमीन में सोखने के लिए रिचार्ज पीट, सोख गड्ढे या पुनर्भरण कुओं का निर्माण किया जाता है, जिससे भूमिगत जल का स्तर बढ़ता है, जल संकट कम होता है। गंदे जल का उपचार। गंदे जल को उपचारित करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे हमें पानी की बचत होगी। उसके बाद फिल्ट्रेशन सिस्टम का उपयोग। वर्षा जल को फिल्टर कर उपयोग योग्य हम बना सकते हैं। फ्लड वाटर रिसाइक्लिंग। बाढ़ के पानी को संग्रहित कर उसे कृषि, सिंचाई या औद्योगिक कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, वर्षा जल का संग्रहण और पुनः चक्रण न केवल जल संकट को कम करता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए भी आवश्यक है। इसे अपनाकर हम जल के सही उपयोग और संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जिससे जल संकट की से लड़ा जा सकता है और जल संकट को कम किया जा सकता है। ये है हमारी बुक में दिया हुआ कुछ जल संग्रहण कैसे, वर्षा जल का संग्रहण कैसे किया जाता है, जिसमें अ, छत के ऊपर में इस प्रकार से जल का संग्रहण किया जाता है और पाइप के माध्यम से हम नलकूप में जोड़ देते हैं और का उपयोग हम पेयजल के रूप में कर लेते हैं, क्योंकि वर्षा जल को सबसे ज्यादा शुद्ध एवं पेयजल माना जाता है। एक दूसरा उपाय भी है जिसमें हम भूमिगत जल में इसको भूमि के अंदर हम भेज देते हैं, जिसमें क्या करते हैं, जल को एक पाइप के द्वारा इधर हम कुएं से जोड़ देते हैं, जिसके कारण ये पाइप से होते हुए कुएं में चला जाता है। अब हम देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर का। तो पहला है, जो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, मतलब बहुतायत मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम कौन सा कहते हैं, कौन सा, उजला ग्रह, लाल ग्रह, नीला ग्रह या हरा ग्रह? तो कौन सा ग्रह हम बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो अभी पढ़ाया था मैंने 96.5, लेकिन यहाँ पे तो 96.5 तो है नहीं, 9.5 है, 96% है, 95.5% है, तो इसके नजदीक कौन सा है? 96.6। हमारे बुक में दिया गया है 96
6.5, लेकिन यहाँ पे दिया गया 96.6, यही हो जाएगा इसका आंसर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? कितना है? 65% प्राणियों में। ठीक है। उसके बाद पौधों में कितना होता है? 65 से 99% तक। पौधों में 65 से 99 मतलब 65 से 99% जल पौधों में पाया जाता है, और प्राणियों में सिर्फ 65%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका है आर्सेनिक। ठीक है। ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए, थैंक यू। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए जो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं। ठीक है। थैंक यू।